जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्क्राइब स्टडी में। और मैं हूं स्क्राइब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन तंत्र। हमने इसके पहले वाले ठीक लेक्चर में पढ़ा था श्वसन तंत्र। इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन तंत्र। आइए देखते हैं मानव में श्वसन तंत्र किस प्रकार होता है और इसके कितने भाग होते हैं और क्या क्या होता है, क्या चीजें नहीं होती हैं। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे मानव में श्वसन। किसमें श्वसन भैया? मानव में श्वसन। मानव में श्वसन, मानव के श्वसन तंत्र में, मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है या शामिल किया जाता है। उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है या शामिल किया जाता है जो गैसों के जो विनिमय में योगदान देते हैं, जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं, जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं। जिस प्रकार हम किसी को अपना डोनेशन देते हैं, जिस प्रकार हम किसी संस्था को अपना क्या करते हैं, योगदान देते हैं, उनके साथ मदद करते हैं, उनका किसी प्रकार से क्या करते हैं, योगदान देते हैं, या पैसे से या धन से या किसी वस्त्र से, किसी भी चीज का क्या करते हैं, योगदान देते हैं। उसी प्रकार ये भी है, क्या है, जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं। मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, इसलिए मानव में श्वसन किसके द्वारा होता है? मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इसलिए मनुष्य को फुफ्फुसी श्वसन भी कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को फुफ्फुसी श्वसन भी कहा जाता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भाग में, कितने भाग में भैया? दो भाग में बांटा गया है। मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भाग में बांटा गया है। पहला श्वसन मार्ग, दूसरा फेफड़े में बांटा गया है। तो आइए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, आइए इसको समझते हैं पहले हम लोग। ठीक, ये क्या है? ये मानव का एक चित्र है। ये क्या है? मानव का चित्र है भैया। मानव का क्या है? ये मानव का चित्र है। ठीक, इसके बाद ये मनुष्य की क्या है? आंखें हैं। ये इसका क्या है? ये जो नाक और मुख से क्या हुई, जुड़ी हुई है, एक नली जुड़ी है। सबसे पहले मानव में श्वसन कहां से होता है? मुख और नाक से होता है। कहां से होता है भैया? मुख और नाक से होता है। सबसे पहले मानव में श्वसन नाक और मुख से होता है। इसके बाद वहीं से जुड़ी हमारी क्या होती है? एक नली होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जिस नली को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इस नली को भैया हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? इस नली को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। इसके ठीक नीचे वही हमारा कंठ होता है। जैसे अगर हम कंठ को दबा लें तो मेरी आवाज देखिए कैसे निकलती है। भैया मैं आपको कैसे बताऊं, मेरा कंठ अभी दबा है। तो अभी मैंने अपना कंठ क्या किया था? दबा के बता रहा था कि भैया मेरे आवाज क्या है, ये दब जाएगी अगर यदि कंठ को कोई दबा देगा। इसमें क्या होता है? कंठ जो ये संरचना आपको दिख रही है, ये क्या है भैया? ये कंठ है। ये क्या है? ये कंठ है। ये क्या है भैया? ये कंठ है। ये जो संरचना दिख रही है, ये जो छोटी संरचना हमको नहीं दिख रही है, ये जो कंठ के ठीक नीचे जो हमें छोटी संरचना दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। श्वास नली कहते हैं। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। ये जो संरचना आपको दिख रही है छोटी से कंठ के ठीक नीचे, इसे क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। इसके ठीक नीचे ये जो आपको चित्र दिख रहा है, चित्र में जो ये ब्लैक कलर का बना हुआ है, इस वाले चित्र को, ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये जो चित्र दिख रहे हैं आपको मानव के फेफड़ों के, ये जो बना है, इसे क्या कहते हैं? इस वाले चित्र का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं तो बता ही रहा हूं। इस वाले चित्र को हम लोग कहते हैं श्वसनी। इस वाले चित्र को क्या कहते हैं हम लोग? श्वसनी कहते हैं। श्वास नली ऊपर है, इसके ठीक नीचे श्वसनी होती है। क्या होती है? श्वसनी होती है। श्वसनी होती है। क्या होती है भैया? श्वसनी होती है। इसके बाद
इसके बाद क्या होते हैं, फेफड़ों की संख्या 2 होती है। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, फेफड़ों की संख्या 2 होती है। इसके ये जो आपको संरचना नहीं दिख रही है, ये जो ऐसे इस प्रकार की संरचना बनी है, जो एक सीधे स्ट्रक्चर में गोल सर्कल में बनी हुई संरचना दिख रही है, जो आपको ये संरचना, ये जो सभी संरचनाएं दिख रही हैं आपको, इस वाली संरचना को हम लोग श्वसनिका कहते हैं। इस वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाली संरचना को हम लोग श्वसनिका कहते हैं। इस वाली संरचना को हम लोग श्वसनिका कहते हैं। इस वाली संरचना को हम लोग भैया क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। इसके बाद ये जो आपको छोटी छोटी अंगूर के गुच्छे के समान संरचना दिख रही है, ये जो आप सभी को छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान संरचना दिख रही है, इसे हम लोग अंगूर के गुच्छे की संरचना के नाम से भी जानते हैं। इस वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। इस वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं भैया, कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। तो इस वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, एक बार आइए फिर से समझते हैं। मानव के फेफड़ों की संख्या कितनी होती है और ये किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार नहीं काम करते, इस संरचना को भी जानना बहुत जरूरी है। यदि आप बोर्ड एग्जाम में 4 लाइन 6 लाइन 7 लाइन लिख देंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे तब तक एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देगा। आइए इस संरचना को थोड़ा समझते हैं और मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी समझते हैं। कूपिका कहां पाई जाती है, बताएं कहां पाई जाती है। आइए देख, दिल में पाई जाती है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दिल में पाई नहीं जाती। दिल नहीं बल्कि इसे साइंस की भाषा में हृदय कहा जाता है। और ये क्या है, फेफड़ा, ये तो हमको लग नहीं रहा है। इसके बाद क्या होता है, दिमाग। भैया दिमाग में तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, दिमाग चकरा रहा है हमारा, दिमाग में बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। हाथ, ये हाथों में कभी कूपिका पाई जाएंगी, बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी। अगर पाई जाएंगी तो भैया फेफड़ों में पाई जाएंगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसके आगे का लेक्चर नेक्स्ट भी पढ़ा था, फेफड़ा, फेफड़े का हमने डायग्राम देखा था। अब हम लोग फेफड़े का क्या देखेंगे भैया, अब हम लोग फेफड़े का देखेंगे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को। फेफड़े का चित्र बनाना उतना ही अनिवार्य जितना अनिवार्य लिखना है। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फेफड़ा का चित्र देखें। अब फेफड़े के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, फेफड़े में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या नहीं घटती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेफड़ा। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है भैया, फेफड़ों की संख्या 2 होती है। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है भैया, फेफड़ों की संख्या 2 होती है, जिन्हें क्रमशः दायां फेफड़ा या बायां फेफड़ा कहा जाता है। जिन्हें क्रमशः दायां फेफड़ा व बायां फेफड़ा कहते हैं। जिन्हें कौन सा फेफड़ा कहते हैं, दायां फेफड़ा कहते हैं, बायां फेफड़ा कहते हैं। एक फेफड़ा हमारे दाएं साइड होता है, एक फेफड़ा हमारे बाएं साइड होता है। फेफड़ों की संख्या 2 होती है। ये जो रिब्स नहीं अलग अलग हुए हैं, पसलियां, इन्हीं के बीच में क्या है, फेफड़े हैं। और इन्हीं के अंदर क्या हुए, ढके हुए, एक इस साइड फेफड़े हैं और एक इस साइड फेफड़े हैं। आइए देखते हैं हम लोग। फेफड़ों में श्वसनी, फेफड़ों में श्वसनी, फेफड़ों में श्वसनी प्रवेश करने के बाद, फेफड़ों में श्वसनी प्रवेश करने के बाद पतली पतली शाखाओं में बटी होती है। क्या होती है, बटी होती है। श्वसनी जो है, जो छोटी छोटी नलिका है, वो किसमें बटी है, छोटी छोटी शाखाओं में। किसमें, पतली पतली छोटी छोटी शाखाओं में बटी है। फेफड़े में श्वसनी, जैसे फेफड़े में कोई चीज प्रवेश कर गई और वो क्या करे, प्रवेश करने के बाद ये पतली पतली शाखाओं में बटी होती है। इन शाखाओं को श्वसनिकाएं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो श्वसनी बटी होती है, इसको क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। इसको श्वसनिकाएं कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिका में, प्रत्येक श्वसनिका से श्वसन श्वसनिकाएं नामक पतली शाखाएं उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक
प्रत्येक श्वसनिका से श्वसनिकाएं नामक पतली शाखाएं उत्पन्न मानी भैया पैदा होती हैं। उत्पन्न मतलब पैदा होती हैं। श्वसनिकाएं और भी पतली शाखाओं में विभाजन हो जाती है या विभक्ति हो जाती है। पतली पतली श्वसनिकाओं में विभाजित होती है। इसे श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिकाएं नामक पतली शाखाएं उत्पन्न होती हैं या पैदा होती हैं। श्वसनिकाएं और भी, जैसे कोई चीज हुआ, जैसे ये मार्कर के अंदर ये छोटा सा आपका क्या दिख रहा है, इंक वाला जो भाग दिख रहा है, इसके अंदर जो छोटे छोटे कण हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे कण में क्या हुए हैं, विभाजित हुए हैं। तो वही बात है यहाँ पे भी, श्वसनिकाएं और भी पतली शाखाओं में विभाजन हो जाती हैं, जिसे कूपिका वाहिनी कहते हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे के अंदर देखे होंगे छोटी छोटी संरचना दिख रही होगी, ये वही कूपिका है जो अंगूर के गुच्छे के आकार की संरचना बनाती है। ये वही कूपिका है जिसे कूपिका वाहिनी कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है अंत में, किसमें, अंत में वाहिनी एक कूपिका वाहिनी, अंत में कूपिका कूपिका वाहिनी एक थैलीनुमा रचना में क्या करती है, खुलती है। जैसे ये एक पॉलीथीन हो गया, ये क्या है, पॉलीथीन है। इसके अंदर कोई चीज जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तो वही बात कहा जा रहा है, अंत में कूपिका वाहिनी एक थैलीनुमा रचना में खुलती है, जिसे वायुकोश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वायुकोश कहते हैं। जो पतली पतली क्या है, थैलीनुमा कूपिकाएं हैं, उसमें खुलती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वायुकोश कहते हैं। वायुकोश अथवा कूपिकाएं ही वे स्थान है, वायुकोश अथवा कूपिकाएं ही वह स्थान है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। हमने पहले ही बताया था, इन्हीं कूपिकाओं के माध्यम से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं के चारों ओर रुधिर कोशिका का घना जाल होता है। जैसे कोई चीज है, जैसे हम लोग मछली पकड़ते हैं, तो मछली के लिए क्या करना पड़ता है, एक बढ़िया से जाल होनी चाहिए। जाल में क्या हो, अच्छी तरीके से घेराबंदी करनी पड़ेगी, फिर मछलियां पकड़ में आएंगी। और वही बात कही जा रही है, कूपिकाओं के चारों ओर रुधिर, ना कि मछली के आकार की, बल्कि रुधिर नामक यानी ब्लड की केशिकाओं का घना जाल होता है। केशिकाओं का क्या होता है, घना एक जाल होता है, घना जाल होता है। उसे क्या कहते हैं, फेफड़े उन्हीं कहते हैं। फेफड़े का दूसरा पॉइंट हो गया। फेफड़े का पहला पॉइंट ये है, फेफड़े का दूसरा पॉइंट ये। अब हम लोग पढ़ेंगे नासाद्वार। हमने फेफड़े के संरचना में नासाद्वार को भी पढ़ा था, नासापथ को, ग्रसनी को, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नासाद्वार क्या है हमारा। मनुष्य में एक जोड़ी नासाद्वार, एक जोड़ी बोले तो भैया दो। हम लोग दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए हम लोग शूज की दुकान पे गए, तो हम लोग यही कहेंगे कि हमको एक जोड़ी जूता दे दीजिए, एक जोड़ी जूता दे दीजिए। एक जोड़ी मतलब उसमें दो रहते हैं। एक मनुष्य में एक जोड़ी नासाद्वार पाए जाते हैं। दोनों नासाद्वारों के बीच एक पट होता है। पट मतलब एक दरवाजा होता है। पट मतलब क्या होता है, एक दरवाजा होता है, जिसे नासिका पट कहते हैं। उस पट का एक नाम है, उस दरवाजे का एक नाम है, उसको क्या कहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ दरवाजा होता है, तो जो व्यक्ति उस रूम में रहता है, मान लीजिए जैसे कलुआ रहता है, तो कहेंगे कलुआ के रूम में जाओ, दरवाजा खोल के ये चीज लेके आओ।
तो वही बात हुई ना भैया, दोनों नासाद्वारों के बीच एक पट होता है जिसे नासिका पट कहते हैं। वायु शरीर में इसी द्वार द्वारा पाई जाती है। वायु शरीर में इसी के द्वारा पाई जाती है। जो वायु हमारे शरीर में पाई जाती है, ये पट नहीं होता तो ये वायु हमारे शरीर में नहीं पाई जाती। अब हम लोग पढ़ेंगे नासा, नासा पथ। हम लोगों ने सबसे पहले नासा द्वार को देखा, अब हम लोग पढ़ेंगे नासा पथ को। आइए देखते हैं नासा पथ क्या है। नासा पथ, प्रत्येक नासा द्वार, अब यहाँ पे किसकी बात की गई, नासा द्वार के बीच की बात की, इसमें देखते हैं किसकी बात की है। नासा द्वार अपनी नासा पथ में खुलता है। जैसे हम लोग किसी रास्ते से जा रहे हैं तो हमको उसी रास्ते जाना है, बगल वाले के रास्ते से नहीं जाना। मान लीजिए पड़ोसी घर में झगड़ा हो गया है, पड़ोसी से और हमारे घर से, तो पड़ोसी कहेगा आप अपने में चलिए और हम अपने में चले। तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक है अपनी नासा, यहाँ पे के नहीं होगा, अपनी नासा पथ में खुलता है। नासा पथ का अलग अगला भाग यानी दूसरा भाग, अगला भाग नासा वैष्म, नासा वैष्म कहलाता है। नासा वैष्म कहलाता है। नासा वैष्म कहलाता है। वायु में मिश्रित, वायु में घुली कण, जीवाणु व अन्य हानिकारक कण श्लेष्म, वायु में मिश्रित, वायु में घुली हुई कण के टुकड़े, जीवाणु और अन्य हानिकारक पदार्थ श्लेष्म में चिपक कर व रोमों में अटक कर रुक जाती है। अटक कर मतलब जानते हैं, जैसे कोई चीज कहते हैं ना, मुझे भोजन अटक गया है, अटकना का मतलब रुक जाना, अटक कर इसी पथ में, इसी पथ के अग्रभाग में रह जाती है। इसी पथ के अग्रभाग में रुक जाती है या रह जाते हैं और वायु स्वच्छ फेफड़े तक पहुंचती है। जो हमारी, जो हवाएं हैं हमारी कैसे पहुंचती हैं, तब जाके हमारी वायु क्या हो जाती है, अच्छे तरीके से और स्वच्छ, तब जाके हमारे फेफड़ों तक की पहुंचती है। अब देखते हैं ग्रसनी। ग्रसनी, नासापथ ग्रसनी में खुलता है। जो नासापथ है ये कहाँ खुलता है, ये ग्रसनी में खुलता है। यहाँ ग्रसनी डाला, इसके बाद हम कह रहे हैं क्या, नासापथ ग्रसनी में खुलता है। नासापथ जो द्वार है ये कहाँ खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। और ग्रसनी में ही कंठ खुलती है। जो हमारी आवाजें हैं भैया, आप लोग को पता लग रही है कि नहीं, ये क्या है, हमने कंठ दबा लिया, तो यही चीजें क्या है, कंठ में खुलती है। ग्रसनी क्या खुलती है, कंठ में खुलती है। तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं, और इस लेक्चर को आज हम लोग पूरा पढ़ के ही जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहां से छोड़ के चले जाएंगे तो बातें हमको समझ में नहीं आएंगे। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। साथियों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कंठ पढ़ते हैं। सबसे पहले कंठ पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोग श्वास नली पढ़े, इसके अब हम लोग क्या करेंगे, कंठ पढ़ेंगे। ठीक, तो कंठ क्या कहता है, इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे स्वर यंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग गाना सुनते हैं ना, किसी मोबाइल या टेलीफोन में या टेलीविजन टीवी में देखते हैं, और कहीं थिएटर में अलग अलग जगह पे जाके हम लोग क्या देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें से जो गाने की आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूजिक बज रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये म्यूजिक, इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। यह चार उपास्थियों द्वारा घिरा होता है। जैसे चौराहा होता है, चौराहे के बीच में कोई चीज रख दीजिए तो वो चारों तरफ से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक उसी प्रकार से यह भी है, यह चार उपास्थियों द्वारा घिरा होता है। कंठ आगे श्वास नली में खुलती है। जो कंठ है वो हमारा कहाँ खुलती है, इसमें खुलती है, श्वास नली में खुलती है। कंठ आगे श्वास नली में खुलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वास नली क्या है। आइए देखते हैं हम लोग श्वास नली। श्वास नली यह एक पतली लंबी नलिका होती है। जैसे मान लीजिए कोई पाइप मान लीजिए पानी वाली, ठीक, यह एक पतली लंबी नलिका होती है। यह कंठ से आरंभ होकर
यह कंठ से आरंभ होकर गर्दन में होती है। कंठ से आरंभ गर्दन में होती हुई, गर्दन से होकर होती हुई कहाँ जाती है? वक्षगुहा तक स्थित होती है। कंठ से होकर गर्दन के रास्ते से वक्षगुहा तक स्थित होती है। जैसे कोई ट्रेन है, वो पटना से चली है और प्रयागराज होके कहाँ जाएगी? दिल्ली जाएगी। तो बीच में क्या आ रहा है? जो प्रयागराज आ रहा है, पटना से चल के दिल्ली जा रही है, तो उसी के बीच में क्या आ रहा है? प्रयागराज आ रहा है। तो वही का बात यहां पे भी की जा रही है। यह कंठ प्रारंभ होकर गर्दन से होती हुई वक्षगुहा तक स्थित होती है। श्वास नली की दीवार में उपास्थि के बने सी आकार की आकृति के छल्ले होते हैं। श्वास नली की दीवार में उपास्थि होगा, उपस्थित नहीं, उपास्थि। सी आकार के छल्ले होते हैं। ठीक, तो ये श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। ये श्वास नली को, जैसे कोई चीज होती है ना, गमोम जैसा होता है ना, वो चिपकने से क्या करता है? रोकता रहता है। वो चिपकने से क्या करता रहता है? रोकता रहता है, ताकि इसमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके, ताकि इसमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। क्या कर सके? आ जा सके। और आइए देखते हैं श्वसनी क्या है। श्वसनी, श्वास क्या कह रहे हैं? श्वास नली वक्षगुहा में दो भागों में बट जाती है। यह श्वास नली और वक्षगुहा में क्या करती है? दो भागों में बट जाती है, जिन्हें क्रमशः दायां व बायां श्वसनी, दायां या बायां श्वसनी कहते हैं, जिसे दायां व बायां श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में क्या करती है? प्रवेश करती है। हमने बताया कि फेफड़ों की संख्या 2 होती है। वो इसी प्रकार से निरंतर, हम लोग पहले स्ट्रक्चर को देखे थे, हम लोग मुख से स्टार्ट किए, ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली, श्वास नली, कूपिका, हमने सभी पॉइंट को एक एक बड़ी गंभीरता से पढ़ा है। और शायद मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह पा रहा हूं कि आप इतना पढ़ेंगे तो जरूर आप बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा कर जाएंगे। साथियों, अपने चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।